देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम AK एंटनी है। वैसे तो आज मैं एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, पर करीबन 12 साल पहले मैं एक सरकारी स्कूल का टीचर हुआ करता था। पर मैंने वो सरकारी नौकरी महज 4 सालों में ही छोड़ दी, जिसका कारण था उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक 5 साल का लड़का जिसका नाम था क्रिस्टोफर। आखिर क्रिस्टोफर की वजह से मुझे अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, ये जानने के लिए स्टोरी में अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, जब मेरी टीचर की नौकरी लगी थी तो मेरी पहली पोस्टिंग मदुरई की एक छोटे से गांव के प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल में हुई, और वो मेरा पहला साल था। और मुझे क्लास 1 का C सेक्शन दिया गया था, जिसमें उस वक्त सिर्फ 24 बच्चे थे, 11 लड़कियां और 13 लड़के। और इन्हीं लड़कों में से एक था क्रिस्टोफर। पहली बार जब मैं क्रिस्टोफर से मिला तो उसे देखते ही मैं डर गया। दरअसल जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ तो सीधे मेरी नज़र क्रिस्टोफर पर गई, जो क्लासरूम के कोने में बैठा हुआ था। उसका चेहरा किसी लाल चीज से रंगा हुआ था और उसके दोनों हाथ दूध जैसे सफ़ेद थे। अभी मेरी नज़रें क्रिस्टोफर पर ही थी कि तभी एक बच्ची अपनी सीट से उठी और मेरे पर हंसते हुए बोली, डरो मत सर, क्रिस्टोफर आपको कुछ नहीं करेगा सर, बस आप इसे कभी डांटना मत। इतना बोलकर वो अपनी सीट पर बैठ गई। उस बच्ची के इतना बताने के बाद मैं समझ गया कि वो लड़का भी एक स्टूडेंट है। पर वो ऐसा क्यों है? खैर, इस सवाल का जवाब मुझे उस वक्त तो नहीं मिला, पर क्लास के दौरान मैंने नोटिस किया कि वो बच्चा काफ़ी डरा हुआ है। यहाँ तक कि वो किसी की तरफ सर उठाकर भी देख नहीं रहा था। वहीं बाकी के बच्चे भी उससे काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं। इसी बीच जब लंच का ब्रेक हुआ तो स्टाफ रूम में मेरी मुलाकात एक दूसरे टीचर से हुई, जो सेक्शन A का क्लास टीचर था। उस टीचर को जैसे ही मालूम चला कि मैं सेक्शन C का नया क्लास टीचर हूँ तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और स्टाफ रूम के A को ले जाते हुए बड़ी धीमी आवाज़ में बोला, तुम क्रिस्टोफर से ज़रा संभल कर रहना, उसे ज़्यादा तंग मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी मल्ली सर जैसा हाल हो जाएगा। अभी वो टीचर क्रिस्टोफर के बारे में बता ही रहा था, किसी बीच एक लेडी टीचर ने हमारी ओर घूर कर देखा। उस लेडी टीचर के घूरते ही वो टीचर जो मुझे क्रिस्टोफर के बारे में बात कर रहा था अचानक ही चुप हो गया और चुपचाप स्टाफ रूम से बाहर चला गया। जिसके बाद मैं भी बिना कुछ बोले चुपचाप से वहां पर लगी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और खाना खाने के बाद बाहर घूमने लगा। पर अब तक मेरे मन में क्रिस्टोफर को लेकर कई सवाल घूमने लगे थे। आखिर उस बच्चे का मुंह लाल रंग से क्यों पोता हुआ है? और तो और कोई टीचर उस बच्चे से बात तक नहीं करना चाहता था। खैर, इन सब सवालों के साथ ही मेरी क्लास चलती रही, पर मेरे 1000 कोशिश करने के बाद भी क्रिस्टोफर नहीं बदला, बल्कि वो वैसा का वैसा ही रहा। और मैं चाह के भी जरा भी उसका ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाया। फिर इसी बीच जब सालाना परीक्षा का परिणाम आया तो क्रिस्टोफर ने तीनों सेक्शन में टॉप किया। जहां मैं क्रिस्टोफर के लिए बहुत खुश था, तो वहीं क्रिस्टोफर अभी भी क्लास में वैसा ही था, डरा सहमा। ना तो वो किसी से बात करता और ना ही किसी की ओर निगाह उठाकर देखता। खैर, परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जब स्कूल में 2 माह की छुट्टी पड़ी तो मैं अपने पैतृक गांव लौट आया। पर 1 महीने के बाद ही मुझे एक ज़रूरी काम के चलते वापस लौटना पड़ा। जिस रोज़ मैं वापस लौटा उसी रोज़ रास्ते में मुझे क्रिस्टोफर दिखा, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। क्रिस्टोफर पर नज़र पड़ते ही मैं क्रिस्टोफर को आवाज़ देते बोला, अरे क्रिस्टोफर, कैसे हो तुम? मेरे आवाज़ देते ही क्रिस्टोफर एकदम से सहम गया और उस लड़की के पीछे छिप गया। अभी मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो लड़की मेरा नाम लेते बोली, एंटनी सर नमस्ते। उस लड़की के नमस्ते बोलते ही मैंने भी सर हिलाकर हेलो कहा। अभी मैं उस लड़की से कुछ पूछता कि इतने में ही वो लड़की बोली, मैं सेल्वी हूँ, क्रिस्टोफर की बड़ी बहन। आपको पता है सर, ये जब भी स्कूल से घर आता है तो ये घंटों तक आप ही की बात करता है। और हाँ, कल इसका जन्मदिन भी है, आप ज़रूर आना, इसे बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर वो लड़की यानी क्रिस्टोफर की बड़ी बहन सेल्वी और क्रिस्टोफर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे ये तो पता ही नहीं कि क्रिस्टोफर कहाँ रहता है।
ऐसे में बिना एड्रेस के मैं उसके घर कैसे जाता। खैर उस वक्त तो मैं अपने रूम पर आ गया और रूम पर आने के बाद मेरा ध्यान अपने काम में लग गया। फिर अगली रात जब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा था तो किसी ने मुझे बाहर से पुकारते हुए कहा, एंटनी सर ज़रा बाहर आइए। वो आवाज़ सुनते ही जब मैं रूम से बाहर आया तो मैंने पाया कि सामने सेल्वी खड़ी है। इससे पहले मैं सेल्वी से कुछ पूछता कि उसने कहा, आप भूल गए क्या, आज क्रिस्टोफर का जन्मदिन है, चलिए वो आपका वेट कर रहा है। सेल्वी के ये कहते ही मैं फौरन ही तैयार हुआ और उसके साथ निकल पड़ा। फिर जब मैं सेल्वी के साथ उसके घर पहुंचा तो मैंने पाया कि उसका घर एकांत में है, मतलब कि उसके घर के आसपास कोई दूसरा घर ही नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, यहाँ तक कि वहाँ किसी तरह का शोरगुल भी मौजूद नहीं था, जैसा कि आम तौर पर बर्थडे पार्टीज में होता है। अभी मैं सेल्वी से इस बारे में कुछ पूछता कि तभी एक औरत कुर्सी लिए बाहर आई और घर के बाहर वो कुर्सी रखते हुए बोली, बैठिए सर। इसी बीच सेल्वी भी घर के भीतर चली गई और मैं चुपचाप से उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे कुर्सी पर 10 मिनट बैठने के बाद सेल्वी और क्रिस्टोफर घर से बाहर आए। अभी मैं क्रिस्टोफर को जन्मदिन विश करता कि तभी सेल्वी ने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। सेल्वी का इशारा समझते ही मैं रुक गया। फिर सेल्वी ने एक काला कपड़ा क्रिस्टोफर के आंखों पर बांध दिया और फिर मुझे इशारे से अपने साथ आने को कहा। इशारा पाते ही मैं कुर्सी से उठा और सेल्वी के पीछे चल पड़ा। हालांकि मुझे ये सब देखकर बड़ा अजीब लग रहा था, पर उस वक्त मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता था, लिहाजन मैं चुप ही रहा। फिर जब सेल्वी क्रिस्टोफर को लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंची तो उसने क्रिस्टोफर को घुटनों के बल नीचे बिठा दिया और कुछ बड़बड़ाने लगी, जिसके कुछ देर के बाद उस अंधेरे में मुझे कोई दूसरा बच्चा सामने से आता हुआ दिखा। और जब वो सेल्वी के करीब पहुंचा तो उसका चेहरा देखकर मेरी तो सांसें रुक गई। दरअसल उसका चेहरा हूबहू क्रिस्टोफर से मेल खा रहा था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी लाल लेप पोता हुआ था और उसके हाथ के पंजे दूध की तरह सफ़ेद थे। अभी मेरी नज़रें उस पर ही थी कि इसी बीच उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसके मुस्कुराते ही मेरा दिमाग चकराने लगा और फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया, मतलब कि मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने गांव में था, पर हैरानी वाली बात यह थी कि मुझे पूरे 1 साल बाद होश आया था। और फिर इस घटना के बाद मैं फिर से उस स्कूल नहीं गया। हालांकि मैंने अगले 2 साल के लिए किसी और विद्यालय में पोस्टिंग ले ली, पर मैं जब भी स्कूल जाता तो मुझे मेरी क्लास में क्रिस्टोफर दिखाई देता, जिससे मैंने तंग आकर के टीचर की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। मुझे ये तो नहीं मालूम कि उस रोज़ मेरे साथ क्या हुआ था। आखिरकार क्रिस्टोफर और उसकी बहन सेल्वी ने मेरे साथ ऐसा क्या किया था, पर मुझे इतना यकीन है कि क्रिस्टोफर का पूरा परिवार किसी काली शक्ति के पुजारी हैं। पर आज भी मुझे कभी कभी सपने में क्रिस्टोफर और उसकी बहन नजर आते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और नई कहानी की ओर। दोस्तों ये घटना विक्रम सिंह जी की है, जो अपनी आप बीती में बताते हैं कि ये घटना उन दिनों की है जब मैं लोको पायलट के पद पर नौकरी कर रहा था। नौकरी के उस दौरान जो अजीब घटनाएं मेरे साथ हुई वो एक सपने के साथ साथ मैंने असलियत में महसूस की थी। वो घटनाएं इतनी असली थी कि मैं आज भी रात में जाग जाता हूँ और मेरे धड़कते तेज दिल के साथ साथ मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त मैं कानपुर से इलाहाबाद रूट पर 23 साल से काम कर रहा था। काम के दौरान मैंने इतने सालों में सब कुछ देखा, तूफान, बाढ़, तकनीकी खराबी, यहाँ तक कि ट्रैक पर जानवरों को भी। लेकिन जो उस रात हुआ वो किसी ट्रेनिंग मैनुअल में भी नहीं लिखा है। वो नवंबर की शुरुआत थी और उस वक्त सर्दियाँ भी धीरे धीरे चल रही थी, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में उस वक्त धुंध बहुत गहरी हो जाती है, खासकर उस वक्त जब रात हो। एक दिन मुझे एक मालगाड़ी लेकर इलाहाबाद जाना था, तो मैं शाम के 7 बजे कानपुर से निकला। उस वक्त सब कुछ सामान्य था। मैंने इंजन भी चेक किया और जो पेपर वर्क था वो भी पूरा किया, और साथ ही एक असिस्टेंट लोको पायलट राहुल भी उस वक्त मेरे साथ था। राहुल अभी नया था क्योंकि उसने अभी 6 महीने पहले ही यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी। पर राहुल की एक खास बात, वो हमेशा जोश से भरा हुआ रहता था, जो हमेशा मुझसे सवाल पूछता रहता था, जैसे कि विक्रम सर ये पॉइंट क्यों बदला, वो सिग्नल धीमा क्यों है। मुझे उसकी यही सब उत्सुकता बहुत अच्छी लगती थी और मुझे भी याद दिलाती थी अपनी शुरुआत दिनों की, जब मैं इस लाइन में नया नया था।
खैर उस वक्त रात के 9 बजे तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। हम कानपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर आगे आ चुके थे और जिस जगह पर हम पहुंचे थे उस जगह का नाम था फतेहपुर। और इस जगह पर पहुंचते धुंध शुरू हो गई। पहले तो वो धुंध बहुत हल्की थी, फिर वो धीरे धीरे इतनी घनी हो गई कि हेडलाइट की रोशनी भी 10 मीटर से ज़्यादा नहीं दिख रही थी। तभी राहुल ने मुझे एक घबराती हुई आवाज़ में कहा, सर विजिबिलिटी बहुत कम है। राहुल को ऐसे घबराते हुए देख मैंने उसे शांत किया और समझाते हुए बोला, घबराओ मत, धुंध होना इस मौसम में आम है, बस तुम स्पीड कम रखो और सिग्नल पर ध्यान दो। ये समझाते हुए मैंने ट्रेन की स्पीड 60 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी। फिर अगले 20 मिनट तक हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन धुंध और भी गहरी होती जा रही थी, जिस वजह से अब कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। पर मैं उस वक्त पूरी तरह से सिग्नल और अपने अनुभव पर निर्भर था, क्योंकि ये रूट मुझे अच्छे से याद था, जिसका हर मोड़, हर पुल और हर स्टेशन तक का मुझे मालूम था। अभी मेरा ध्यान सामने ही था कि तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ट्रैक का जो मोड़ आना चाहिए था अब वो नहीं आया था। तभी मैंने अपनी नज़र घड़ी पर मारी तो घड़ी के समय के हिसाब से हमें अब तक भितौरा स्टेशन के पास होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अभी तक कोई स्टेशन तक नहीं दिखा था। बस हमें वो ट्रैक अंतहीन दिख रहा था। जब मुझे ट्रैक के बारे में समझ में नहीं आया तो मैंने जल्दी से राहुल को आवाज़ दी, अरे राहुल जल्दी से जीपीएस चेक करो। तभी राहुल ने जल्दी से स्क्रीन देखी और वो घबराते हुए बोला, अरे सर जीपीएस काम नहीं कर रहा है और सिग्नल भी नहीं आ रहा। जब राहुल ने ये बोला तो एक पल के लिए मैं भी घबरा गया और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मैंने कंट्रोल रूम को कॉल किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कंट्रोल रूम से संपर्क ही नहीं हो पाया। ना कोई रिस्पॉन्स मिल रहा था और ना ही कोई इशारा। ये देखते ही मेरे माथे पर अब पसीना आ गया, क्योंकि मेरे लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। इसलिए मैंने ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन तभी मुझे आगे एक सिग्नल दिखा जो पूरी तरह से हरा था, जो मुझे आगे बढ़ने का इशारा दे रहा था। अभी मैं उस सिग्नल की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे राहुल की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो बोल रहा था, सर ये ट्रैक मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा है। तभी मैंने उस रूट पर नज़र डाली तो मेरे भी समझ से वो रूट अलग लग रहा था। तभी मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इस रूट पर सैकड़ों बार सफ़र किया है, लेकिन मालूम नहीं आज ये ट्रैक कुछ अलग है। जैसे कि पटरियां पुरानी दिखाई पड़ रही थी, स्लीपर्स में काई जमी थी, जैसे बरसों से किसी ट्रेन ने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया हो। अभी मैं ट्रैक की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे एक और अजीब बात नजर आई। मुझे एक चिन्ह दिखाई दिया, जैसे कि मील का पत्थर। उस पर लिखा था राजापुर जंक्शन 5 किलोमीटर। राजापुर जंक्शन, मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना था। मैं इस इलाके का हर स्टेशन जानता था, लेकिन राजापुर जंक्शन कभी नहीं सुना। तभी मेरी नज़र राहुल पर पड़ी, जो मुझे देखकर कहने लगा, सर मुझे डर लग रहा है, हम कहाँ पर हैं। राहुल की इन सब बातों से मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है और साथ ही मैं भी घबरा रहा था। लेकिन मैं एक अनुभवी था तो मुझे किसी तरह अपने आप को शांत रखना था। तभी मैंने राहुल का डर कम करने के लिए धीमी आवाज़ में उसे समझाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं हुआ राहुल, शायद हम किसी डाइवर्जन रूट पर आ गए हैं। कंट्रोल रूम ने शायद धुंध की वजह से रूट बदल दिया होगा। लेकिन उस वक्त मेरा दिल मेरी बात नहीं मान रहा था। मेरा मन बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम फिर भी आगे की तरफ बढ़ते रहे। धुंध अब इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी बेकार लग रही थी, जैसे अंधेरा ही रोशनी को निगल रहा हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वहाँ पर ना कोई आवाज़ थी और ना ही कोई शोर। वहाँ पर हमें उस वक्त जो कुछ भी सुनाई दे रहा था तो वो था इंजन की गड़गड़ाहट और सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़। अभी मैं अपने डर को काबू में रखकर ट्रेन को आगे की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी मुझे कुछ सुनाई दिया, जैसे कि एक घंटी की आवाज़। वो आवाज़ एक पुरानी स्टेशन की घंटी जैसी थी। तभी मैंने आगे देखा तो धुंध में मुझे कुछ दिखने लगा और जब ध्यान से देखा तो मुझे वहाँ पर एक प्लेटफार्म दिखाई दिया। प्लेटफार्म दिखते ही राहुल खुश होते बोला, सर स्टेशन आ गया। फिर हम धीरे धीरे प्लेटफार्म के पास पहुंचे तो मैंने ट्रेन रोकी और जब बाहर देखा तो बोर्ड पर लिखा हुआ था राजापुर जंक्शन। लेकिन ये स्टेशन तो बहुत पुराना था। इसकी दीवारें गिर रही थी और साथ ही इसका पेंट भी उतर चुका था। आसपास की हर जगह घास उगाई थी, जैसे कि दशकों से किसी ने इसकी देखभाल ही ना की हो। अभी मैं स्टेशन वाली जगह का जायजा ही ले रहा था कि तभी राहुल बोल पड़ा, सर ये स्टेशन तो बंद लग रहा है। इस पर मैंने हाँ में जवाब दिया और कहा,
हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि ये स्टेशन तो बंद पड़ा है और हम यहाँ पर कैसे आ गए। अभी मैं और राहुल आपस में बतला ही रहे थे कि तभी मुझे कुछ दिखा जिसने मेरी रीढ़ में सिरहन भर दी। दोस्तों, उस प्लेटफार्म पर लोग खड़े थे, वो भी स्टेशन मास्टर की यूनिफॉर्म में, सब अपनी अपनी जगह पर जैसे कि वो सभी ड्यूटी पर हों। तभी प्लेटफार्म पर खड़े लोगों को देखकर राहुल ने बोला, अरे देखो, यहाँ तो लोग भी हैं, शायद ये स्टेशन बंद नहीं है सर। राहुल की इस आवाज में थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। वो बस मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। तभी मैंने कैब का दरवाजा खोला और जब बाहर कदम रखा तो एक ठंडी हवा ने मुझे छू लिया। लेकिन ये सामान्य ठंड नहीं थी, ये अलग तरह की ठंड थी जो मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। और जैसे मैंने बाहर कदम रखा तो राहुल भी एकदम से बोल पड़ा, अरे सर, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने झट से उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम यहीं रुको और इंजन की निगरानी करो, मैं अभी आता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। कम से कम राहुल तो सुरक्षित रहे और इसीलिए मैंने उसे बाहर आने से रोक दिया। फिर मैं धीरे धीरे प्लेटफार्म पर आगे की तरफ बढ़ता रहा। उस जगह पर सिर्फ मेरे जूतों की आवाज़ ही गूंजती रही, जैसे किसी खाली हॉल में गूंजती है। तभी मैं उन लोगों के पास गया और एक स्टेशन मास्टर को देखा जिसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी, जैसे कि वो 50 साल पुरानी डिजाइन की गई हो। लेकिन उस स्टेशन मास्टर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस वो अपनी खाली निगाह से ट्रैक की तरफ देख रहा था। तभी मैंने चेक करने के लिए एक आवाज़ लगाई, नमस्ते सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये स्टेशन कहाँ है। और जब मैंने ये पूछा तो एक पल के लिए मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस स्टेशन मास्टर की तरफ से ना तो मुझे कोई जवाब मिला और ना ही उसमें कोई मुझे हलचल दिखाई दी। लेकिन मैंने फिर से और बोला, अरे सर, मैं आप ही से कुछ पूछ रहा हूँ, थोड़ा बता दीजिए। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और फिर जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगा और उसकी आंखें बहुत अजीब थी। सिर्फ उसमें काले गड्ढे थे जिसके मुंह से एक आवाज़ निकली। लेकिन ये किसी जिंदा इंसान की आवाज़ नहीं थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। वो मुझसे कह रही थी, स्वागत है आपका राजापुर जंक्शन में। और जैसे मैंने ये आवाज़ सुनी कि तभी मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया और मैं पीछे हट गया। लेकिन डरावनी वाली बात यह थी कि अब वो सभी लोग मेरी तरफ मुड़ रहे थे और उन सभी की आंखें वैसी ही थी जैसे कि मैंने स्टेशन मास्टर की आंखें कुछ देर पहले देखी थी। अब ये नज़ारा देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जिस वजह से मैं वापस से ट्रेन की तरफ वहाँ से भागने लगा। मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया, पर अब मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे घबराए हुए चेहरे को देखकर राहुल बुरी तरह से डर गया और घबराते हुए पूछने लगा कि सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। तभी मैंने घबराते हुए ही राहुल से बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, और वो भी तुरंत ही। मैंने इंजन स्टार्ट किया लेकिन इंजन में कुछ भी नहीं हुआ। वो अचानक ही बंद हो गया था। पर मैंने फिर से कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से सारे स्विच चेक किए तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी मैं इंजन को चेक ही कर रहा था कि तभी सामने खिड़की पर एक आवाज़ आई जैसे किसी ने दस्तक दी हो। और जब मैंने मुड़कर देखा तो वो स्टेशन मास्टर था। उसका चेहरा खिड़की से सटा हुआ था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। अभी मैं उसके चेहरे को देखकर घबरा ही रहा था कि तभी उसने एक भयानक आवाज़ में कहा, आप यहाँ से नहीं जा सकते, ये ट्रैक ये यहीं पर ख़त्म होता है हमेशा के लिए। जिस पर मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका, हम सिर्फ रास्ता भटक गए हैं और हमें वापस जाने दीजिए। तभी उस आदमी ने धीमी आवाज़ में बोला कि आप भटके नहीं हैं, बल्कि आप चुने गए हैं। इस ट्रैक ने आपको चुना है, जैसे कि 50 साल पहले हमें चुना गया था। दोस्तों, उस आदमी की आवाज़ अब और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। तभी मेरी नज़र प्लेटफार्म पर गई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब वो सारे के सारे लोग ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चलने की गति बहुत धीमी थी, लेकिन वो धीरे धीरे सरकते हुए लगातार ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। उन सभी को यूं बढ़ता देख राहुल रोने लगा और कहने लगा, सर मुझे घर जाना है, मेरी माँ घर पर इंतज़ार कर रही होगी। राहुल की इन बेतुकी बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त मैं उसकी इन फालतू बातों पर ध्यान देता तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। लिहाजा मैं ध्यान से सोचने लगा कि आखिरकार कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। मैंने इंजन रूम के सारे मैनुअल कंट्रोल चेक किए तो मुझे एक आइडिया आया।
इमरजेंसी बैकअप स्टार्टर का। तभी मैं जल्दी से पिछले डिब्बे में गया जहां पर इमरजेंसी सिस्टम रखा हुआ था। तभी राहुल भी मेरे पीछे आ गया, तो हम दोनों ने मिलकर वो सिस्टम एक्टिवेट किया और उस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही एक तेज आवाज़ आई और तभी इंजन गड़गड़ाने लगा, यानी कि वो चालू हो गया था। और जब इंजन चालू हुआ तो मैं चिल्लाते बोला, वापस चलो कैब में। मेरी तेज आवाज़ सुनते ही राहुल एकदम से भागा, पर अब एक मुसीबत खड़ी हो गई थी। वो ये थी कि उन लोगों ने ट्रेन पर चढ़ना शुरू कर दिया था, यानी कि सभी के सभी वो कैब की तरफ आ रहे थे। पर हम जब कैब में पहुंचे तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसका लॉक लगा दिया। तभी मैंने तुरंत ही गियर बदला और फिर देखते ही देखते ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पर जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी कि राहुल एकदम से चिल्लाते बोला, सर वो लोग ट्रेन पर चढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं उन्हें शीशे में देख सकता हूँ। वो पीछे के डिब्बे पर चढ़ रहे थे, लेकिन मैंने स्पीड बढ़ाई और ट्रेन 50 से 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ने लगी। पर वहाँ पर छाया कोहरा अभी भी घना था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी क्योंकि मुझे बस यहाँ से किसी तरह से निकलना था। तभी मैंने नोटिस किया कि कैब का दरवाज़ा हिलने लगा है, जिससे मैं समझ गया था कि कोई तो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे वही स्टेशन मास्टर खड़ा हुआ दिखा। उस स्टेशन मास्टर को कैब के अंदर देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं सोचने लगा कि आखिर ये अंदर आया तो आया कैसे। पर उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे थे और उन बढ़ते हुए हाथों के साथ एक भयानक आवाज़ निकली कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम अब हमारे हो। उस आदमी की आवाज़ मेरे पूरे कानों में गूंज रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और मैंने एक फैसला लिया, इमरजेंसी ब्रेक लगाने का। तभी मैंने पूरी ताकत से वो ब्रेक लगा दिया और ट्रेन एक झटके के साथ रुकने लगी। झटका इतना जोर का था कि वो स्टेशन मास्टर एक झटके से आगे की तरफ जाकर गिरा। यहाँ तक कि मैं और राहुल भी उस झटके से लड़खड़ा गए, लेकिन हम दोनों ने किसी भी तरह से अपने आप को संभाल लिया। और जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैंने फिर से तुरंत ही ब्रेक छोड़ दिया और फिर ट्रेन को पूरी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ाया। जब ट्रेन वहाँ से आगे की तरफ बढ़ी तो वो स्टेशन मास्टर जोर से चीखा और फिर उसी भयानक चीख के साथ वो धुएं की तरह गायब हो गया। पर उस समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस मैं अपने लक्ष्य को अंजाम दे रहा था और आगे की तरफ बढ़ता रहा। पर ट्रेन भी अब पूरी स्पीड में थी। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़े जा रही थी। वो इतनी खतरनाक स्पीड थी कि मुझे एक पल को डर लगने लगा, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पर धुंध अब भी चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि अब हम उस जगह से दूर जा रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे धुंध भी छटने लगी तो हमें सामने की ओर एक रोशनी दिखाई दी, जिससे मैं समझ गया था कि अब हम मुसीबत से बाहर हैं। और जैसे ही ट्रेन उस रोशनी के करीब गई तो मैंने ट्रेन को धीमा कर दिया और जब बाहर झांक कर देखा तो अब हम एक स्टेशन के पास पहुंच गए थे। और जब मैंने लिखे हुए बोर्ड पर नज़र डाली तो उस पर लिखा हुआ था भितौरा स्टेशन, यानी कि हम वापस से अपने रूट पर थे। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि अब सब कुछ ठीक है तो मैंने राहत की सांस ली। और जब मैंने राहुल की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो मेरे करीब आते हुए बोला, सर हम बच गए। प्लेटफार्म पर लगते ही मैंने ट्रेन रोक दी और जब मैंने प्लेटफार्म पर देखा तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो असली जिंदा लोग थे। जब मैं कैब से बाहर निकला तो मेरे पैर कँपा रहे थे और मैं अपने कांपते शरीर के साथ वहीं एक बेंच पर बैठ गया और राहुल भी मेरे पास आ गया और वो भी गहरी सांस लेते हुए मेरे पास ही बैठ गया, जिस वजह से हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप रहे और सोचते रहे कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ था। अभी हम दोनों स्टेशन पर बैठे अपने आप को शांति कर रहे थे कि इसी बीच एक स्टेशन मास्टर हमारे पास आया, जो कि असली स्टेशन मास्टर था। उसने आते ही हमसे पूछा, सर आप लोग ठीक हैं? आप बहुत तेज स्पीड में आए थे। उस स्टेशन मास्टर की बात सुनते ही मैंने हाँ में जवाब दिया और एक धीमी आवाज़ में बोला, बस थोड़ी तकनीकी समस्या थी। ये बोलकर मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया क्योंकि मैं झूठ बोल रहा था। भला मैं उन्हें सच कैसे बता सकता था कि हम किसी भूतिया स्टेशन पर फंस गए थे। हमारे हाल चाल पूछकर वो स्टेशन मास्टर वहाँ से चला गया। तभी मैंने राहुल को देखा और एक धीमी आवाज़ में कहा कि जो भी हुआ इसके बारे में किसी से मत कहना। राहुल ने भी मेरी बात मान ली और अपना सर हाँ में हिलाया। तभी राहुल ने मुझसे एक सवाल किया कि आखिर वो सब क्या था। राहुल के इस सवाल से मैं कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कुछ देर के बाद जाकर बोला,
देख राहुल, मुझे नहीं पता कि वो सब क्या था। शायद वो कोई पुराना ट्रैक था जो अब इस्तेमाल में नहीं है। शायद धुंध में हम भटक गए थे। पर राहुल अभी भी मुझसे अपनी कांपती हुई जुबान से बार बार वही सवाल कर रहा था, जिस पर मैंने उसे चिल्लाते बोला कि भूल जाओ वो सब कुछ और फिर से अपने जहन में वो दृश्य मत लेकर आना और फिर कभी मत पूछना। फिर हम तकरीबन आधे घंटे तक वहीं पर रुके रहे और जब मैं नॉर्मल हो गया तो मैंने कंट्रोल रूम को कॉल किया, पर इस बार कनेक्शन जुड़ गया। फिर मैंने उन्हें बताया कि हम भितौरा स्टेशन पर हैं और हमें थोड़ी देरी हो गई है किसी तकनीकी कारणों की वजह से। फिर हम वहाँ से चल पड़े इलाहाबाद की तरफ और फिर उसके बाद हमारा आगे का सफ़र बिना किसी घटना के गुजरा। लेकिन दोस्तों, मैं हर मोड़ पर, हर सिग्नल पर सतर्क और सावधान था कि कहीं फिर से वो ट्रैक ना आ जाए और कहीं फिर से हमें वो धुंध ना घेर ले। फिर सुबह के 6 बजे हम इलाहाबाद पहुंचे और अब सूरज भी निकल आया था, धुंध भी साफ हो गई थी, यानी कि सब कुछ सामान्य दिख रहा था। तभी मैं और राहुल कैब से नीचे उतरे और इस तरह से उस रात की हमारी शिफ्ट खत्म हो गई थी। तभी राहुल ने मुझे अपने दिल की बात कही, सर मैं इस रूट पर दोबारा काम नहीं करना चाहता। मैं उसकी बात समझ सकता था, इसलिए मैंने उसे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देने को बोला। फिर अगले हफ्ते राहुल का ट्रांसफ़र हो गया और वो दिल्ली आगरा रूट पर काम करने लगा और वहीं मैं अकेला रह गया। लेकिन मैं भी उस रूट पर दोबारा से काम नहीं करना चाहता था, तो मैंने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन वो मंजूर ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों की कमी थी। तो मैं वापस से उसी रूट पर आ गया, कानपुर इलाहाबाद। लेकिन अब मैं बहुत सतर्क रहता हूँ, खासकर जब धुंध हो। मैं हमेशा GPS चेक करता रहता हूँ, हमेशा कंट्रोल रूम के संपर्क में रहता हूँ और सबसे ज़रूरी बात, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि वो ट्रैक फिर कभी मेरे सामने ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी रात में जब धुंध घनी होती है तो मुझे लगता है कि मैं उस घंटी की आवाज़ को सुन सकता हूँ, उसी पुराने स्टेशन की घंटी जिस वजह से मुझे पसीना आ जाता है और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। लेकिन उस वजह से मैं और भी ज़्यादा सतर्क हो जाता हूँ। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी आप बीती कहानी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।